गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम डिस्कस कर रहा है सॉइल पोल्यूशन। तो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सॉइल पोल्यूशन के क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है और कुछ खास वेरियस काजेस डिस्कस किया है। तो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एज ए काज एंड सोर्स ऑफ दिस लैंड पोल्यूशन, राइट। एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके दौरान बहुत सारे ऐसे कुछ ख़ास प्रैक्टिसेस है जिस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो दिन ब दिन डिक्रीज होते हैं। जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस है जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसमें ख़ास कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली कुछ ख़ास टेक्निक के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम NPK। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम यानी एज सप्लीमेंट खेतों में सप्लाई किया जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र्स की एक्सेस यूटिलाइजेशन की वजह से सॉइल की जो ख़ास कैपेसिटी है बिल्ड करने का या इनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होने का, स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का, उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया कि NPK इसमें ख़ास तौर पर नाइट्रेट का या फॉस्फोरस का मात्रा जो है ज़मीन में ज़्यादा बिल्ड होने से एक तो सॉइल कैन बी एसिडिफाइड या एसिडिक हो सकते हैं या अल्कलाइन हो सकते हैं। सॉइल जो है अल्कलाइन या एसिडिक हो सकते हैं, यानी दैट डिपेंड्स ऑन द सॉल्ट वी यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इन न्यूट्रिएंट्स के सॉल्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो एसिडिक भी हो सकते हैं, अल्कलाइन भी हो सकते हैं। तो एक्सेस इस तरह के न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, सॉइल एसिडिक हो सकते हैं और अल्कलाइन हो सकते हैं, और इससे डायरेक्टली तो न्यूट्रिएंट्स पे असर पड़ते हैं। सॉइल की न्यूट्रिएंट्स जो है वो जब ज़्यादा एसिडिक सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर पे भी असर पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज होते हैं जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसके न्यूट्रिएंट्स का कुछ और इम्पैक्ट्स जो दूसरे तरीके से होते हैं, जैसे नाइट्रेट है एक्सेस खेतों में जाने से वो ग्राउंड वाटर में चला जाते हैं और वहाँ पर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन करते हैं। और ये ग्राउंड वाटर के अंदर जब ये नाइट्रेट का मात्रा बढ़ जाते हैं तो जब इन्हें हम कंज्यूम करते हैं, ख़ासतौर पर ये इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में चला जाते हैं और ये नाइट्रेट जो है नाइट्राइड में तब्दील हो जाते हैं और वो फिर जाके हीमोग्लोबिन के साथ मिलके एक ख़ास डिजीज़ बनते हैं, दैट वी नोन एज मेथिमोग्लोबिन एनीमिया। मेथिमोग्लोबिन एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो है ये स्पेसिफिकली बच्चों में देखा गया है, जिसमें ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा जो है ये नाइट्रेट और फॉस्फोरस खासतौर पर जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के अंदर जब इसका मात्रा बढ़ते हैं तो आपका जो ऑलरेडी we had discussed that it causes the process of eutrophication, यानी इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर इस तरह की नाइट्रोजन और फास्फोरस की इनरिचमेंट की वजह से कुछ खास स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा एब्रप्टली बढ़ जाते हैं, जिस वजह से पानी की जो फिजिको केमिकल फैक्टर्स है उसमें काफ़ी हद तक अंतर आ जाते हैं। और ये एक ऐसे प्रोसेस है जो स्लो डेथ भी कर सकते हैं इस वाटर बॉडी का, राइट। तो एग्रीकल्चर के इसके अलावा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, जो मैकेनिकल प्रैक्टिसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे जो हैवी मशीन्स का इस्तेमाल करना या ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना, वो भी खास कारण बनते हैं फॉर द कंपैक्शन ऑफ द सॉइल, कंपैक्शन ऑफ सॉइल। यानी अगर सॉइल पे ज़्यादा आपका इस तरह के हैवी मशीन्स का रोलिंग हो जाते हैं तो सॉइल कंपैक्ट हो जाते हैं। सॉइल कंपैक्ट होने से आपके सॉइल का जो सीपेज कैपेसिटी है या वाटर सीपेज कैपेसिटी है, पानी को अंदर जज़ब करने वाली कैपेसिटी कम हो जाते हैं, जिस वजह से सॉइल पार्टिकल्स यानी इरोजन को ज़्यादा
एक्सेलरेट करते हैं, यानी जिस वजह से क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे एकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे और वन रन अप करना स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ सॉइल इरोजन जो है एक्सेलरेट हो सकते हैं, राइट। तो ये है कि एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, राइट। तो जैसे हम देख रहा है कि अर्बनाइजेशन एक आज के मॉडर्न टाइम का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, और ये देखा गया है कि ये दिन ब दिन जो है बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है बढ़ते जा रहा है। अर्बनाइजेशन होता क्या है, इनफैक्ट वहाँ जहाँ पर ज़्यादा हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ जहाँ ज़्यादा बड़े बड़े सिटीज़ का बिल्डअप हो जाते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ते हैं, वो वाली एरिया जब बढ़ना शुरू होते हैं दैट वी कॉल एज अर्बनाइजेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी यानी वो वेजिटेशन जहाँ पर ऑलरेडी पाए जाते हैं वो एरिया जो है बिल्डिंग्स और इसमें तब्दील हो जाते हैं। वेजिटेशन कवर जो है वो पूरी तरह से रिमूव करते हैं उस एरिया से, and finally it gets converted into the roads, buildings and other structures, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन से सॉइल में तीन खास तरीके से इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट, कंपैक्शन, या यू कैन से दो जो इसके मेजर जो दो या फिनोमिना जिसके द्वारा सॉइल की क्वालिटी कम हो जाते हैं। वन इज द फिजिकल डिस्टर्बेंस, physical disturbances. Second, chemical contaminations. Physical disturbances and chemical contaminations. Physical disturbances लाइक जैसे कहा कि जब जहाँ लोगों का एक्टिविटीज़ किसी जगह ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सॉइल क्या होते हैं, कंपैक्ट हो जाता है, और इससे इरोजन जो है और सॉइल ज़्यादा डिवोड ऑफ वेजिटेशन यानी वेजिटेशन कवर जो है रिमूव होने की वजह से वहाँ सॉइल इरोजन जो है एक्सेलरेट होते हैं, और स्ट्रक्चरल डैमेज होते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज होते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज, राइट। तो ये खास कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ देखेंगे किस तरह से ज़मीन पे इसका इम्पैक्ट होते हैं, सॉइल किस तरह से डैमेज कर जाते हैं। तो कुछ खास इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है जिसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन बड़ी का आकाश है। सेकंड, यू हैव द पावर जनरेशन, and third one is the chemical organic compounds, chemical and organic compounds, right. These are the few activities that causes the damages to the soil. First, how the construction and demolition disturb the soil. There are range of the waste generated from these particular activities, like the soil debris, यानी इस तरह के जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंक्रीट्स का वेस्ट जनरेट होते हैं. You have the wooden logs. You have the
brick, broken bricks, metals, etc. ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होते हैं, जो डायरेक्टली किसी ज़मीन पे चला जाते हैं और ज़मीन पे इसकी बुरा असरात इस तरह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाते हैं, जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम जो है वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर जब ज़्यादा एकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो वाटर के साथ मिलके वाटर सर्फिंग के साथ मिलके यहाँ पर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने की वजह से सॉइल कोरोजन जो है वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, राइट। या इसी तरह से दूसरे मटेरियल्स वाटर एकोमुलेशन होना शुरू हो जाते हैं, वो डायरेक्टली या वहाँ पर कुछ खास इम्प्योरिटीज़ ज़मीन के अंदर ऐड करते हैं या उसकी स्ट्रक्चर को डैमेज कर जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ सॉइल की या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आ जाते हैं, डैमेज होते हैं, या उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है डैमेज हो सकते हैं। सेकंड, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन जो है वो भी एक बड़ा कारण बनते हैं सॉइल पॉल्यूशन के लिए, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ में। पावर जनरेशन के अंदर जो हमारे पास दो खास पावर जनरेशन एक्टिविटीज़ होते हैं, एक कोल फायर्ड होते हैं, यानी जो कोयला जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कोयले की इस्तेमाल करने से एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वहाँ पर जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एशेस, ठीक है ना। और सेकंड जो इमिशंस होते हैं वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इमिशंस के द्वारा लाइक सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, और ये क्या होते हैं कि डायरेक्टली एयर में चला जाते हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन कहा जाते हैं। एयर के बाद ये या ड्राई डिपॉजिट होते हैं या विद द हेल्प ऑफ रेन के द्वारा ये सॉइल में चला आते हैं और सॉइल को एसिडिफाई करते हैं या एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोल फायर्स जहाँ इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जब कोल की माइनिंग्स वगैरह होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होते हैं और सॉइल के आसपास जो है सॉइल है वो डैमेज कर जाते हैं, राइट। सेकेंड इम्पोर्टेंट पावर जनरेशन जो होते हैं हमारी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना। न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर ख़ास कुछ वेस्ट होते हैं, दैट इज वी कॉल्ड एज रेडियो न्यूक्लाइड्स। रेडियो न्यूक्लाइड्स भी एक बहुत ही ख़तरनाक पोल्यूटेंट सॉइल में माना जाते हैं। इनफैक्ट इसकी मोबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल की कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जहाँ सॉइल में जैसे केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होते हैं सॉइल की, उस वहाँ ज़्यादा जहाँ जिस सॉइल के अंदर ये हाई केटाइन की एक्सचेंज कैपेसिटी होते हैं वहाँ ये रेडियो न्यूक्लाइड्स जो है वो अपने साथ बाइंड करके रख सकते हैं। वहाँ जहाँ पर केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी लो होते हैं वहाँ ये फ्री मूवेबल होते हैं, यानी इजीली ये मूव कर सकते हैं। तो वो जाके या तो इसका लीचिंग हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, या ये प्लांट्स जो है इसको अपटेक करते हैं या प्लांट्स जो है इसको अपटेक करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये वो सबस्टांसेस है जिनको हम रेडियो एक्टिव सबस्टांस कहा जाते हैं। रेडियो न्यूक्लाइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टांस कहा जाते हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टांस कहा जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर ज़्यादा मात्रा में सॉइल में पाया जाते हैं तो ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होते हैं वो जीन म्यूटेशन होते हैं। जीन म्यूटेशन यानी वो जीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उस लिविंग थिंग्स का वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल बनते हैं, राइट। तो ये है कि हाउ द पावर जनरेशंस प्रोड्यूस दी वेरियस पोल्यूटेंट्स, राइट। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा इम्पोर्टेंट जो वेस्ट वहाँ से इंडस्ट्री से अर्बन एरिया से आता है वो है मेटेलिफेरस मटेरियल।
मटीरियल्स, मेटलीफेस मटीरियल्स यानी जो मटीरियल्स मेटल कंटेनिंग होते हैं, जिसके अंदर मेटल्स ख़ास तौर पर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक दी निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, है ना, आयरन, जिंक, ये कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स है जिन इवन एल्युमिनियम की मात्रा भी ज़मीन में ज़्यादा बनते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंटामिनेशंस। ठीक है, तो ये मेटल्स नॉर्मली ये भी डिपेंड करेगा आपकी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जाहिर सी बात है जिसमें ज़्यादा केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वहाँ पर क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स बाइंड करके रख सकते हैं सॉइल में। जब यहाँ पर ज़्यादा यानी ये केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होते हैं या इवन ये क्ले मैटर के साथ भी बाइंड होके रहते हैं या ऑर्गेनिक जो ह्यूमस वगैरह होते हैं उनके साथ भी बाइंडेड होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम हो जाते हैं तो ये फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं, फ्री मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा चांसेस बनते हैं टू गेट इंटर इनटू द फूड चेन यानी फूड चेन में ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स है वो फूड चेन के अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं। तो फूड चेन में जाहिर सी बात है जब इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इसके हायर लेवल पे, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था पेस्टिसाइड्स के साथ, इसी तरह से लाइक द पेस्टिसाइड्स दे गेट बायोमैग्निफिकेशन, यानी यहाँ पर क्या होते हैं कि लोअर जो फूड चेन्स है वहाँ पर इस यानी प्लांट्स के अंदर जो है इसका मात्रा जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और प्लांट्स के ऊपर जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स है उसमें इसका मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसमें उसका मात्रा और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि इस तरह की टॉक्सिक चीज़ों से फूड चेन के अंदर जो कुछ स्पीशीज़ है ख़ासतौर पर हायर लेवल पे है उन पे बहुत ज़्यादा इसके बुरा असरात देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे मरकरी है, मरकरी आमतौर पर हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में इसको प्रिजर्व किया जाते हैं। तो एक इंसिडेंस है जापान के अंदर, जब वहाँ पर क्या होता है कोस्टल एरिया में इस तरह के मेटल्स का लीकेज होते हैं उस कोस्टल एरियाज में, जिस वजह से ये मरकरी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ फूड चेन में इंटर हो जाते हैं। फूड चेन में इंटर होके फाइनली वहाँ जो फिशेस है, फिशेस की बॉडी में ये टॉक्सिक मेटल का मात्रा जो है बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस कंज्यूम करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ क्या होते हैं अचानक लोगों में एक डिजीज़ पैदा होते हैं, जिस डिजीज़ का नाम दिया गया मेनामेटा डिजीज़। मेनामेटा डिजीज़ कहा गया। मेनामेटा डिजीज़ जो है इसी टॉक्सिक मेटल की वजह से वहाँ पर होते हैं जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी पाया गया, और ये वही टॉक्सिक मेटल है जो वो डिजीज़ को पैदा कर रहा था, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डेथ भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यूरोप में जो इंसिडेंट्स है कार्बोराइल का, जो इंसिडेंट्स है वहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह की रेडियोन्यूक्लाइड्स जो है कंटामिनेशन होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाते हैं। यानी ये न्यूक्लाइड्स, रेडियोन्यूक्लाइड्स हो या ये टॉक्सिक मेटल्स हो, आहिस्ता आहिस्ता फूड चेन में इंटर कर जाते हैं और वहाँ ज़्यादा डैमेजेस पैदा करना शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज है, बहुत सारे केमिकल्स या ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ह्यूज अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड गैसेस और लिक्विड सॉल्वेंट्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं थ्रू दी सीवेजेस या डायरेक्टली इसको डैम्प करते हैं थ्रू दी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट के द्वारा या सीवेजेस के द्वारा बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है या कंपाउंड जो है वो सॉइल में इंटर कर जाते हैं, जैसे सल्फेट्स है, फॉस्फेट्स है ना, फॉस्फेट्स है, या यू हैव दी
साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, इस तरह की साल्ट्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन में चला जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें जैसे डाइऑक्सिन, ऑर्गेनिक वेस्ट का एक ग्रुप है जिसको हम डाइऑक्सिन कहा जाता है। डाइऑक्सिन जो है बहुत ख़तरनाक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल जो है, हमारे ग्रुप ऑफ केमिकल्स को कहा जाते हैं, जो कुछ ख़ास सॉलिड वेस्ट से जनरेट होते हैं, जहाँ पर या ख़ास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स के द्वारा भी ये इसका फॉर्मेशन होते हैं, या इवन जहाँ जो सॉलिड वेस्ट के जो वेस्ट जनरेट होते हैं, या उसमें जो लीचेड्स बनते हैं, लीचेड्स वहाँ बनते हैं, उनके अंदर इस तरह की डाइऑक्सिन का मात्रा ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये डाइऑक्सिन भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माना जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जैसे ये दैट वी कॉल एज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो ज़्यादा मात्रा में, यानी इट कैन परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and also get enters into your food chain as well as in your water bodies। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर भी जाते हैं और ये आसपास में ज़्यादा समय तक मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है लाइक द पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा समय तक सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता किसी वाटर बॉडी में इंटर हो जाते हैं, और ये भी आहिस्ता, जैसे एरिए हमने डिस्कस किया कि कैसे ये फूड चेन में इंटर होते हैं, फूड चेन में होके हायर ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा असरात देखने को मिलते हैं। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट सम काजेस। इसके अलावा कुछ और काजेस है, जैसे माइनिंग के अंदर हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, सरफेस माइनिंग्स करते हैं, जिसके अंदर हम बड़ी सी ज़मीन को उसके लिए कर जाते हैं, जो एक बड़ा कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन का, और डिफॉरेस्टेशन इटसेल्फ कैन कॉज सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है ना, बड़ा एक काज है सॉइल डिग्रेडेशन का डिफॉरेस्टेशन, राइट, जिसको हमने एलियर ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इसके अलावा जो माइनिंग से वेस्ट जनरेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वेस्ट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे नेचर के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें ख़ासतौर पर जो सल्फ़र के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड्स जो बना देते हैं, वो एसिडिफाई करते हैं सॉइल को सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा जो है वहाँ जहाँ पर सल्फर पायरेट्स पाए जाते हैं, वहाँ से ये ज़मीन में चला जाते हैं और ज़मीन को एसिडिफाई कर जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सॉइल पोल्यूशन को कैसे यानी रेमिडिएशन या इसको रिक्लेम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिसेस, हम अलग अलग सॉइल को अलग प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपनाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास, जैसे सॉइल बफरिंग। सॉइल बफरिंग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ पर एसिडिक सॉइल होते हैं या सैलाइन सॉइल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर बेसिक फिनोमिना जो प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वैलेंसीज। जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई कर जाते हैं। जैसे अगर आपके एसिडिक सॉइल है, मोस्ट ऑफ सॉइल एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लाइम्स का इस्तेमाल कर जाते हैं। लाइम्स के हम वहाँ पर, या जो बेस नेचर के कंपाउंड से उसका सप्लाई किया जाते हैं और उसको स्प्रे कराए जाते हैं, जिस वजह से जो एसिडिक कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं पे उसी का अपोजिट जो एसिडिक बेस सॉइल होते हैं या सैलाइन सॉइल होते हैं, वहाँ पर कुछ खास एसिडिक मटेरियल जो है वहाँ पर स्प्रे किया जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बफरिंग कहा जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन the amount of acids in that soil and that required that amount of the base। यानी जितना ज़्यादा वहाँ एसिडिक कंपाउंड्स होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पर बेस जो है बेसिक नेचर के केमिकल सप्लाई करेंगे, तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं और यहाँ पर वो उस प्रोसेस को हम इस तरह से क्लेम या रिक्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होते हैं माइक्रोबियल यानी ट्रीटमेंट।
माइक्रोबियल ट्रीटमेंट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ खास माइक्रोब्स के स्पीशीज लाइक बैक्टीरिया जिनमें स्यूडोमोनास जो है स्यूडोमोनास का खास स्पीशीज बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है स्यूडोमोनास के, जो हाइड्रोकार्बन कंटामिनेटेड सॉइल को रिक्लेम करने में मदद करते हैं। हाइड्रोकार्बन खासतौर पर वहाँ पर जहाँ ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होते हैं वहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन का कंटामिनेशन होते हैं वहाँ पर हम कुछ खास माइक्रोब्स जो है डेवलप करते हैं। वो माइक्रोब्स इन हाइड्रोकार्बन्स को कंज्यूम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से वो हाइड्रोकार्बन्स को वहाँ से फ्री कर जाते हैं। इस तरह से भी हम सॉइल को रिक्लाइम करते हैं। तो उसके अलावा भी जैसे एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है सॉइल की रिक्लेमेशन का, यानी जितना हो सके प्लांटेशंस करेंगे सॉइल ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएंगे। और जो ग्रासेस जो है यानी जहाँ जो ऑलरेडी डिग्रेडेड सॉइल होते हैं वहाँ पर कुछ खास ग्रासेस का ग्रो कराए जाते हैं जो उस डिग्रेडेड सॉइल को रिबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम सॉइल की पोल्यूशन को कम किया जा सकते हैं। सो अभी हमारे पास समय नहीं है। थैंक यू।